आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स की क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मेंसुरेशन का लेसन नंबर 18 डिस्कस करेंगे और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जो मुझे एक स्टूडेंट ने ही भेजा है कि प्लीज़ ये क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा। एक कहते हैं ना कि जब नए सवाल आपके सामने होते हैं तो उनको किस तरीके से डील करना है, किस तरह का प्रोसेस आपको फॉलो करना है, कैसा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, वो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ये आयत और वृत्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है रिलेटेड टू रेक्टेंगल एंड सर्कल। अंत तक जरूर देखें, बहुत मजा आएगा। इसके पहले कि बाकी भी मेंसुरेशन के सारे वीडियो देख लें ताकि आपको कोई भी लेसन समझने में दिक्कत ना हो। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर एक वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, मैं इस केस को इलैबोरेट डिस्कस करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि एक आपको रेक्टेंगल दिया गया है, उस रेक्टेंगल के डायमेंशन प्रोवाइडेड है कि ये लेंथ जो है 20 है और जो ब्रेड्थ है वो 10 है। आपको एक शेडेड रीजन का एरिया पता करना है, तो वो शेडेड रीजन का एरिया है आपका, ये मैं जितना भी रेड जोन मार्क कर रहा हूँ ना, ये एरिया आपको कहीं ना कहीं मालूम करना है शेडेड रीजन का। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया आपको मालूम करना है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि मुझे क्या कैलकुलेट करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि ये शेडेड रीजन का आपका एरिया कैसे बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो देखिए पहली चीज़ तो आपको ये समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में कि क्या निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। आप कहोगे कि अगर मैं एक चीज़ विजुलाइज करूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ इज द राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, तो आप कहोगे राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया मुझे दिख रहा है ना, अब मैं कहूँगा क्या क्या माइनस करना है ज़रा बताओ। आप कहोगे कि देखो ये वाला जो सर्कल का पोर्शन है, इस वाले सर्कल का पोर्शन जो ये है, इसको मैं अगर ब्लैक कलर से मार्क करूँ तो आप कहोगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो ये माइनस करो। मैं कहूँगा ठीक है, समझ में आ गया, मुझे ये माइनस करना है। फिर आप कहोगे कि इस वाले सर्कल का ये जो पोर्शन है नीचे वाला, जिसको मैं बोलूँगा जोन 2, आप कहोगे इसमें जोन 2 माइनस करो। मैंने कहा ठीक है, जोन 2 भी माइनस कर दिया। तो आप कहोगे कि जब पूरे राइट एंगल ट्राइंगल में आपने जोन 1 जोन 2 माइनस किया तो देखिए रेड जोन तो बचा ही बचा है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा बचा है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस ग्रीन वाले पोर्शन को मैं अभी 1 2 और इसको मैं 3 मार्क कर देता हूँ। तो आपने कहा इसमें 3 भी माइनस कर दो। ठीक है, इसको 3 ऐसे लिखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें 3 भी माइनस कर देते हैं। तो आपको कि बस यही आंसर है। राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया में आपको करना क्या है, 1 और 2 माइनस करना है, साथ में 3 माइनस करना है, और अगर आपने 1 2 और 3 माइनस कर दिया तो आपको मिलेगा वो है रेड जोन। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि हमें निकालना क्या है, हमें 1 और 2 और 3 को माइनस कर देना है बस। ठीक है, अब जरा 1 और 2 को ध्यान से देखा मैंने तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, वो मैं समझाता हूँ क्या। आपको ध्यान से देखना, आप ना यहाँ खड़े हो, मान लिया आप यहाँ से ना इस डायग्राम को देख रहे हो नीचे से। ठीक है, तो नीचे से जब आप इस डायग्राम को देखोगे और आपने बोला कि ये जोन 1 है, ये जोन 2 है और ये डायगनल है आपका, तो डायगनल के अबाउट जो आपका, अगर मैं डायगनल की बात करूं, आपको ध्यान से देखो कि डायगनल के अबाउट अगर आप इस डायग्राम को देख रहे हो तो ये रेक्टेंगल है चूंकि, और ये डायगनल है, आपको पता है डायगनल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं ना, यहाँ से भी देखने की कोशिश करते हैं, उल्टा हो जाइए। ठीक है, कोई खतरा मोल मत लो, बट कैसे भी करके विजुलाइज कर लो या फिर उल्टे होके देखो जाके ऊपर। जब आप उल्टे होके देखोगे तो आपको ये डायगोनल दिखेगा CA, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हो और आप कहोगे दोनों सर्कल आइडेंटिकल हैं। जब दोनों सर्कल्स आइडेंटिकल हैं तो आप जब यहाँ से देखोगे तो आप कहोगे यार देखो सिमेट्री की वजह से जैसा जोन 1 यहाँ है ना, मैं इसको भी जोन 1 बोल सकता हूँ। मैं कहूँगा बिल्कुल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि ये सिमेट्री है ना। आप अगर ऊपर से देख रहे हो ना तो आपको लगेगा कि बिल्कुल जोन 1 के बराबर एरिया यहाँ पर है। अगर आपने नीचे से देख के इसको जोन 1 बोला, आप ऊपर से इसको जोन 1 नहीं बोलोगे, उसके बराबर ही एरिया होगा और ये आपका जोन 2 का एरिया होगा। ठीक है, तो आप कहोगे जब मुझे जोन 1 भी माइनस करना था और जोन 2 भी माइनस करना था, अगर मैं यहाँ से अब देखूँ तो जोन 1 और जोन 2 को मिलाके का मतलब है कंप्लीट सर्कल, यानी कंप्लीट सर्कल मुझे माइनस करना है। अगर यहाँ मुझे जोन 1 जोन 2 माइनस करना है, जो अलग अलग दिख रहे थे, अगर मैं ऊपर जाके भी देखूं तो विजुलाइज करके मैं देख पा रहा हूं कि इनका मतलब है एक कंप्लीट सर्कल। तो अब देखो जरा ध्यान से कि यहां तक की कहानी क्या हो गई कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जिसका परपेंडिकुलर साइड्स लंबवत भुजाएं 20 और 10 हैं, तो इनका एरिया क्या हो गया, हाफ इंटू 20 इंटू 10,
यानी ये वैल्यू आपकी हो गई कितना, सीधे सीधे 100 के बराबर। ठीक है, हाफ इंटू 20 इंटू 10 100 के बराबर हो गई राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया, माइनस 1 और 2 आपको पता है, कंबाइन करके क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा पूरा विद रेडियस 5। ठीक है, क्योंकि रेडियस जो होगा ना सर वो यही तो होगा, इतनी डिस्टेंस ये 5 ही होगी, तो विद रेडियस 5, सर्कल रेडियस 5 का माइनस करना है। फिर आपको क्या मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि आपको जोन 3 माइनस करना है। अब सर्कल जो रेडियस 5 का होता है उसका एरिया लिखने में कितना समय लगता है, आप कहोगे ये वैल्यू आपकी 25 पाई हो गई, है ना। ब्लैक कलर से लिखता हूँ कि आपको कलर में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, कि जो सर्कल है पूरा उसका एरिया 25 पाई हो गया, यानी 100 माइनस 25 पाई तो यहाँ से आ गया। लेकिन अभी ग्रीन जोन निकाल के माइनस करो, क्योंकि ग्रीन जोन माइनस जब कर देंगे इसमें से 100 माइनस 25 पाई में ग्रीन जोन अगर माइनस कर ले गए हम, तो हमें रेड जोन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अब जो अगला टास्क है वो है ग्रीन जोन पता करना। तो इस ग्रीन जोन का एरिया निकालना ही जो थर्ड जोन मैंने डिफाइन किया है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमारा जो फाइनल आंसर है जो कि रेड जोन का एरिया है जो हमें कैलकुलेट करना है वो कुछ भी नहीं है, 100 माइनस 25 पाई माइनस थर्ड जोन, यानी ये ग्रीन जोन है, बस यही निकालना है। तो चलिए अब पूरा फोकस हमारा हो गया कि ये थर्ड जोन कैसे निकलेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए आपको पता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें निकालना है ये वाला जोन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब इस वाले जोन को निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, अगर कि ये पॉइंट अगर मैं यहाँ से ज्वाइन कर दूँ तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ये वैल्यू कितनी होगी 10, ये वैल्यू कितनी होगी आपकी 5, ये 5 होगा क्योंकि यहाँ आपका सेंटर भी है। और ये लाइन ऐसे ड्रॉ करो, आप देख लो बेस और ये पैरेलल भी होंगे क्योंकि सेंटर भी 5 है और ये दूरी भी 5 ही होगा, सिमेट्री भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर अब देखो ध्यान से, ये 5 है, ये आपका 10 है, तो आपका जो ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, आप कहोगे अगर मुझे ग्रीन जोन यहाँ निकालना है तो मुझे क्या करना है, आप कहोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया आपने, ये 10 है और ये 5 है, इसके एरिया में से, अब देखिए मैं कुछ और जोन्स आपके लिए डिफाइन कर रहा हूँ, वो जरा ध्यान से समझना। पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में से जोन 3 तक हो गया था, अब देखो ये मैं बना रहा हूँ जोन 4, मुझे जोन 4 माइनस करना पड़ेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर मैं जोन 4 माइनस करूँगा तो भी मुझे ग्रीन जोन नहीं मिलेगा, मुझे एक और जोन माइनस करना है और उस जोन को मैं ब्लैक कलर से ही बना रहा हूँ। देखो ये वाला जोन भी माइनस करना है, इसको मैं जोन 5 बोल रहा हूँ, जोन 5, तो यानी जोन 5 भी माइनस करना है। ये अगर मैं तीनों माइनस कर दूंगा तो मुझे ये ग्रीन वाले जोन का एरिया मिल जाएगा। देखो ध्यान से, राइट एंगल ट्रायंगल ये छोटा वाला में से जोन 4 माइनस करो और जोन 4 में से जोन 5 माइनस करो, अल्टीमेटली तो ये हमें मिल जाएगा। अब देखो आप कहोगे यहाँ पर भी चैलेंज कुछ नहीं है, इसका एरिया तो मुझे पता है कि ये 25 है, 25 लिख सकता हूँ। जोन 4 का जो एरिया है वो मुझे निकालना है, वो तुरंत डायरेक्ट तो नहीं मालूम चलेगा, है ना, कोशिश करेंगे कैसे निकलेगा। जोन 5 का एरिया देखो आपको बहुत आसानी से पता है, अगर मैं इसको मिला दूं तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा और ये पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वार्टर सर्कल है। अब इस क्वार्टर सर्कल के बाहर वाला एरिया है, तो ये तो बहुत आसान है, आप कहोगे 5/5 का एक स्क्वायर है, तो जोन 5 का जो एरिया होगा वो आपका हो गया सीधा सीधा 25। ध्यान से देखो, जोन 5 का जो एरिया हो गया वो आपका सीधा हो गया 25 स्क्वायर का एरिया। इसमें से क्या माइनस करना है आपको माइनस करना है इस क्वार्टर सर्कल का एरिया, तो आप माइनस करोगे तो बाहर वाला पोर्शन मिलेगा। क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होगा, आप कहोगे 25π/4। ये कैसे भाई, क्योंकि रेडियस 5 है तो πr²/4 आपका क्वार्टर सर्कल का एरिया होता है। तो ये मैंने माइनस किया अगर, तो मुझे ये मिलेगा ग्रीन जोन का एरिया, लेकिन मुझे जोन 4 अभी भी निकालना बाकी है। अगर मैंने जोन 4 नहीं निकाला तो मेरा आंसर नहीं आने वाला है। जोन 4 की कैलकुलेशन अभी भी आपकी पूरी की पूरी बाकी है। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 25 से 25 कैंसिल भी हो जाएगा और आपको मिलेगा 25π/4 माइनस जोन 4, ये ग्रीन जोन का एरिया मिल रहा है। 25/4 माइनस ये जोन 4 का एरिया अगर आप माइनस करोगे तो आपको ग्रीन जोन का एरिया मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसकी कैलकुलेशन जल्दी से कैसे की जाए, है ना। ये आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो आपने देखा कि यहाँ क्वार्टर सर्कल के एरिया में से अगर हम जोन 4 का एरिया माइनस करें तो मुझे मिल जाएगा सीधा सीधा ग्रीन जोन का एरिया। अब वो ग्रीन जोन का जो एरिया मुझे कैलकुलेट करना है वही हमारा टास्क है कि वो कैसे जल्दी से कैलकुलेट होके आए। ठीक है, हमारा आंसर फिर निकालने में हमें दिक्कत
होने नहीं वाली। ठीक है, तो जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब ये जो जोन 4 है, आप जरा ध्यान से देखो ये कैसे एरिया इसका निकाल पाएंगे। इसका एरिया निकालने का एक तरीका, ये सेंटर लो, इस सेंटर को यहाँ से ज्वाइन करो, इस सेंटर को यहाँ से ज्वाइन करो। आपको पता है ये 5 बनेगा, ये 5 बनेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है क्योंकि रेडियस होगा तो ये 5 और 5 ही होगा। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालूंगा और ये जो ट्राइंगल बनता हुआ आपको बीच में दिख रहा है, उस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा। पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा अगर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये जो जोन मैं खोज रहा हूँ जोन 4, ठीक है, ये जोन 4 मुझे मिल जाएगा। तो चलो ये दोनों काम करते हैं। अब मैं ज़रा इसको इधर बनाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, या फिर यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, कि पूरे सेक्टर का एरिया लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो ऐसे मैंने करके ड्रॉ कर लिया, सिमेट्रिक है तो इधर ड्रॉ कर लेते हैं। हमें एरिया ही तो निकालना है इस जोन का, जोन 4 का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। आप थोड़ी देर के लिए कहोगे ना कि मैं ना, जो कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल अभी आपको बनता हुआ दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है। आप कहोगे ये एंगल मैं अल्फा मानूंगा, ये एंगल अल्फा मानूंगा। ठीक है, ये दोनों एंगल अल्फा अल्फा मानते हैं। आप कहोगे अल्फा एक नया वेरिएबल आ गया, नहीं, नया वेरिएबल नहीं आया। देखो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, और जो आपका ये लाइन है, अगर मैं इस पॉइंट को बोलूँ ए और एम, और इसको मैं बोलता हूँ O1 और इसको मैं बोलता हूँ कुछ भी N, तो AM और O1 N जो होंगे ये पैरेलल होंगे। तो आपने अगर इस एंगल को अल्फा बोला है और ये आपका ट्रांसवर्सल हो गया, ये लाइन हो गई आपकी, ये अल्फा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। मैं कह रहा हूँ कि ये वाला एंगल भी अल्फा होगा। अगर आपने इस एंगल को अल्फा बोला तो ये वाला एंगल भी अल्फा है। अब ये पूरी वैल्यू 20 पता है, ये पूरी वैल्यू आपको 10 मालूम है, तो यहाँ से आपको tan अल्फा भी मालूम है कि tan अल्फा की वैल्यू आपकी 1/2 होगी। तो अल्फा इन ए वे नोन है, tan अल्फा नोन है, तो ऐसा नहीं अल्फा अननोन है। ठीक है, तो अल्फा अल्फा हमने एंगल माना। अब ध्यान से देखो, अगर अल्फा अल्फा आपने माना तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल आपका हो जाएगा π-2 अल्फा। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा बट बहुत आसान है। π-2 अल्फा हो गया। अब जरा ध्यान से देखना कि π-2 अल्फा, क्योंकि एक ट्राइंगल है ना अल्फा अल्फा, तो π-2 अल्फा, अल्फा अल्फा इसलिए लिया क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब ये जो पूरा सेक्टर है ना, इसका एरिया मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस पूरे सेक्टर का एरिया लिख रहा हूँ। इस पूरे सेक्टर का अगर एरिया मैं लिखता हूँ और एंगल यहाँ पर π-2 अल्फा है, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं। आप देखो ध्यान से कि अगर आपका 2π सेंट्रल एंगल होता है, यानी मैं पूरे एंगल की बात कर रहा हूँ, तो एरिया क्या होता है, πr², πr² होता है। ये 2π क्या है आपको पता है, रेडियन में लिखा हुआ है एंगल, 2π सेंट्रल एंगल लिखा है आपका रेडियन में। अब रेडियन में ही अगर मैं सेंट्रल एंगल को लिखूं और मैं कहूं कि नहीं ये एंगल आपका आप π-2 अल्फा है, तो देखो जब 2π था यहाँ, तो यहाँ पर r² तो आई, साथ में पाई आया, यानी इसका आधा आया। मैं रेडियन में सीधे एरिया लिख रहा हूँ। π-2 अल्फा भी अगर रेडियन में है तो देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू आपकी सिंपल हो जाएगी, इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, यानी ये वैल्यू आपकी हो जाएगी π-2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर आपका r² आएगा। r क्या है, 25। तो ये आपका पूरा सेक्टर का एरिया हो गया, जो कि आपका है π-2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 25। मैं अल्फा को बाद में रिप्लेस करूँगा, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये सेक्टर का एरिया हुआ। अब इस सेक्टर के एरिया में से मुझे माइनस करना है ना ये ट्राइंगल वाला एरिया। अब ध्यान से देखो, ये ट्राइंगल वाला एरिया क्या होगा, अगर ये एंगल आपका π-2 अल्फा है और ये आपको साइड मालूम है, आपको ट्राइंगल का कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा पता है जिसमें आपका इंक्लूडिंग एंगल दिया हो और दोनों साइड प्रोवाइडेड हो, बिल्कुल पता है। आपको याद नहीं है कि ये अगर आपको पता है कि ये A है और ये B है और ये एंगल आपको पता है थीटा है, तो एरिया आप लिखते हो ना हाफ AB साइन थीटा, हाफ AB साइन थीटा आप एरिया लिखते हो। तो अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बोर्ड से अननेसेसरी चीज़ों को हटा रहा हूँ और ताकि कोई कन्फ्यूज़न आपको ना हो। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया, हमने सिंपल सा एरिया लिख लिया। tan अल्फा की वैल्यू 1/2 है, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज़रा ध्यान से देखो कि ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, इस जो पूरे सेक्टर का एरिया है वो π-2 अल्फा बाई 2 इंटू 25 आया। अब मैं ना इस ट्राइंगल का एरिया लिख रहा हूँ, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये एंगल आपको पता है π-2 अल्फा है, ये 5 और 5 है। इस ट्राइंगल का एरिया देखना क्या होगा, हाफ इंटू 25 आएगा इंटू साइन आपका आ जाएगा π-2 अल्फा। साइन π-2 अल्फा को आप क्या बोलते हो, साइन 2 अल्फा ही बोलते हो भाई। तो हाफ इंटू 25 इंटू साइन 2 अल्फा हो जाएगा ये। अब कंफ्यूज मत होना, साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी आप कहोगे, कैसे निकलेगी, मैं कहूँगा देखो ध्यान से, ये वैल्यू आपको पता है 10 है, ये वैल्यू आपको पता है 20 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी रूट में, आप कहोगे कि ये वैल्यू हो जाएगी 10√5। कैसे मैंने इतना जल्दी लिखा, देखो ना आप,
20 और 10 में आप 10 बाहर ही निकाल लो पहले, 1 और 2 बचेगा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये √5 हो गया, 10 √5 आ गया। अब देखो मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 25, देखिए जो भी है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 2 इंटू साइन अल्फा की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, 10/10 √5, यानी ये आपका हो गया 1/√5, ठीक है। और कॉस अल्फा की बात करेंगे तो 2/√5 आ जाएगा, 2/√5 आ गया। ये देखो ध्यान से 2 और 2 तो पहले ही कैंसिल हो गया, √5 से √5 गया, 5 बना, 5 टाइम्स यानी 10, ये वैल्यू कितनी आ गई 10। यानी देखो ध्यान से, अब जिस ट्राइंगल के एरिया की मैं बात कर रहा था ना, मैं अब सब कुछ हटाने जा रहा हूँ अननेसेसरीली, वो ट्राइंगल का एरिया मेरा कितना मिल गया, मेरा ट्राइंगल का एरिया मिल गया मुझे 10, ये एरिया मुझे 10 मिल गया। अब देखो ध्यान से कि जो पूरा एरिया है, ये कंप्लीट एरिया जो आपको मैंने बोला ना सेक्टर का एरिया, वो आपका है पाई माइनस 2α/2 इंटू 25, उसमें अगर 10 माइनस कर देंगे ना तो जोन 4 आ जाएगा। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव था जोन 4 निकालने का ना, वो जोन 4 का एरिया अब आ चुका है हमारे पास। मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, ठीक है, आपको वापस जाके सब कुछ देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो। मैं आपको जोन 4 का एरिया लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ, कि जोन 4 का एरिया जो अब निकल के आया मेरे सामने, वो जोन 4 का एरिया ये निकल के आया कि ये है पाई माइनस, इसको आप लिख सकते हो पाई/2 माइनस अल्फा इंटू 25, ठीक है, -10, ये आपको मिला जोन 4 का एरिया। मैंने आपको क्या बताया कि मुझे लिखना था टोटल ग्रीन जोन का एरिया, तो टोटल ग्रीन जोन का एरिया अब निकल चुका है। वो देखो ध्यान से क्या है, पहले भी वैल्यू मैंने लिखी थी, वही वैल्यू को मैं अब रिपीट कर रहा हूँ। ये हो गया 25 पाई/4 माइनस ये फोर्थ जोन का एरिया, देखना ध्यान से, ये है पाई/2 माइनस अल्फा इंटू 25 -10, तो ये माइनस जो लगा है यहाँ पर, ये माइनस इसको बना देगा प्लस। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बचने वाला है। आप ध्यान से देखो कि ये वैल्यू आपकी 25 पाई/4 है, यहाँ मिलेगा आपको -25 पाई/2, ठीक है। तो इन टोटल ये देखो 10 आपका प्लस हुआ था, 10 में पहले लिख देता हूँ भाई। अब ये 25 पाई/4 है, ये 25 पाई/2 है, मिला के हो जाएगा आपका ये 25 माइनस में पाई/4, क्योंकि माइनस में 25 पाई/2 है, प्लस में 25 पाई/4 है, इनका रिजल्टेंट हो जाएगा -25 पाई/4, और साथ में ये वैल्यू आपकी हो जाएगी +25 अल्फ़ा साथ में बस, ठीक है, क्योंकि ये 25 अल्फ़ा हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका वैल्यू बन गया 25 अल्फ़ा। अब देखिए ये जो वैल्यू है आपके सामने अभी है, ये वैल्यू आपने क्या लिखा अभी, ये आपने लिख दिया पूरा ग्रीन जोन का एरिया, ठीक है। ये आपका था सिंपल सी वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी हुई थी, ये फोर्थ रीज़न जो आपका लिखा हुआ था, ये तो रीज़न 4 का एरिया आया आपका 10 25 करके, जो पूरा ये फोर्थ जोन था। अब ये जो था आपका 25 पाई/4 माइनस फोर्थ जोन जो आपका था, ये ग्रीन जोन था, तो आपने ये ग्रीन जोन का एरिया लिख दिया कि 10 - 25 पाई/4 प्लस 25 अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए सवाल जो है हमारे सामने वो ये क्या था, आपको अगर ध्यान हो कि हमें ये निकालना था, तो हमें अगर ये निकालना था तो हम कहाँ से चले थे और क्या बाकी रह गया था, वो ज़रा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। रेड जोन का हमें एरिया निकालना था, राइट, रेड जोन का हमें एरिया निकालना था, और हमने शुरुआत कहाँ से करी थी, अगर आपको ध्यान हो, ये हमने कहा था कि देखो ये आपका 1 है जोन, राइट, और ये कुछ आपका जोन आपका 2 बना था, जोन आपका 2 बना था, कुछ ऐसा। अगर आपको ध्यान हो कि ये चीज़ मैंने कहा था कि जोन 1 यहाँ भी होगी, इन दोनों को मिला के एक पूरा सर्कल बन गया था, तो आपने ये देखा था कि जो टोटल वैल्यू है ये 20 थी, ये 10 था, तो ये जो पूरा राइट एंगल ट्राइंगल था, ये पूरे राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया था वो आया था 100, ठीक है, 100 आया था। इसको ब्लैक कलर से लिखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसको मैंने लिखा 100। इस 100 में हमने माइनस क्या किया था, इस पूरे सर्कल का एरिया जो था 25 पाई, इससे पूरा ब्लू जोन ये और ये इस राइट एंगल ट्राइंगल में से माइनस हो गए, ठीक है। अब बचा था आपका ग्रीन जोन। अब जो ग्रीन जोन हमें माइनस करना है, देखो ग्रीन जोन का एरिया क्या निकला, 10 माइनस 25 पाई/4 प्लस आपका आया 25 अल्फ़ा, ठीक है, ये आपका निकल के आया यहाँ पर। आप ध्यान से देखो आपका ग्रीन जोन का एरिया, वो माइनस कर दिया। अब मैं फाइनल एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि 100 में 10 गया, कितना बचा 90। यहाँ पर देखो 25 पाई है, ये आपका माइनस माइनस प्लस बनाएगा 25/4 पाई, यानी 6.25, 25 माइनस 6.25 प्लस, ये रिजल्टेंट देगा आपको 18.75 पाई। ये माइनस
ये प्लस के साथ मिलके क्या हो जाएगा -25 अल्फ़ा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस अल्फ़ा को वापस लाना पड़ेगा भाई, अल्फ़ा तो छोड़ नहीं सकते आंसर में क्योंकि एक वेरिएबल है। तो आपको ये हो गया -25। अल्फ़ा को ध्यान से देखना, ये एंगल अल्फ़ा था, ये वैल्यू 20 है, ये वैल्यू 10 है। तो आपको मैंने तभी बोला कि आपका जो tan अल्फ़ा होगा ये आपका 1/2 के बराबर है। अब देखो, एक छोटी सी चीज़ है वो आपको समझना है कि जब भी tan अल्फ़ा 1 के बराबर होता है और आपको अल्फ़ा की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं कि मैं बता दूं कि ये 30 डिग्री है 40 डिग्री है। तो यूजुअली जब भी ये सवाल आपके सामने आएगा एग्जाम में, ठीक है, तो आपको दिया जाएगा कि tan अल्फ़ा अगर 1/2 के बराबर है तो आपका अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर रखनी है। आप ध्यान से देखो, मुझे अल्फ़ा की वैल्यू रखनी है तभी तो आंसर आएगा। तो अब tan अल्फ़ा कोई स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, 1/2 आया। तो अभी के लिए मैं जो लिख रहा हूँ वो बस समझ लो, आपके एग्जाम में ऐसा आपको नहीं लिखना है, ना ही ऐसा आइडेंटिफाई करना है। देखिए, एक इन्वर्स फंक्शन होता है, इन्वर्स फंक्शन होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही कभी आपसे पूछा जाएगा। इन्वर्स फंक्शन ये होता है कि अगर tan अल्फ़ा 1/2 के बराबर है तो अल्फ़ा को एक इन्वर्स फंक्शन बना सकते हैं और इन्वर्स फंक्शन को हम tan इन्वर्स लिखते हैं। इसको इधर लेके जाएंगे वो इन्वर्स हो जाएगा, अल्फ़ा निकल जाएगा। आपके एग्जाम में अगर ये सवाल आता है तो आपको पता है क्या दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा कि अगर tan अल्फ़ा 1/2 के बराबर है तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू बता देंगे। इवन हो सकता है आपको ऐसे दे दें कि आपको पता है यहाँ sin अल्फ़ा अगर आप निकालने गए तो sin अल्फ़ा आपका 1/√5 बनेगा। हो सकता है ऐसा दिया हो कि sin अल्फ़ा अगर 1/√5 के बराबर है तो अल्फ़ा की वैल्यू इतनी होती है। तो आपको अगर सवाल एग्जाम में आएगा आपके एग्जाम में तो आपको अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी। इन्वर्स फंक्शन एसएससी के बच्चों को नहीं पढ़ना है, कैट के बच्चे इन्वर्स फंक्शन के बारे में जानते हैं, उनके लिए आंसर इस फॉर्म में भी दिया हो सकता है कि ये tan इन्वर्स 1/2 उठा के अल्फ़ा को लिख दो। लेकिन जो एसएससी के स्टूडेंट हैं उन्हें इन्वर्स फंक्शन नहीं पढ़ना है। आपके लिए मैंने बता दिया कि एग्जामिनर अगर ये सवाल पूछेगा तो किस फॉर्म में पूछेगा। आपको सीधा बोलेगा कि tan अल्फ़ा 1/2 है या sin अल्फ़ा 1/√5 है, तो वो आपको अल्फ़ा की वैल्यू सीधे बता देगा कि रेडियन में क्या है। ठीक है, तो उसका इस्तेमाल करके फिर आप आंसर निकाल सकते हो। तो अभी के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव जो था आपको ये बताना कि ये एरिया कैसे लिखा जाएगा। अभी मैं इन्वर्स को यूज़ कर ले रहा हूँ, आपके एग्जाम में आपको इन्वर्स इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। कैट में हो सकता है इन्वर्स फंक्शन का डायरेक्ट इस्तेमाल हो, ऐसा सवाल है। 90 - 18.75 पाई -25 tan इन्वर्स 1/2। तो देखिए, ये सवाल जब मुझे मेल आया मैंने इसको क्यों पिक किया, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग सवाल इस केस में था। आप जरा ध्यान से देखो कि जब एरिया जोन्स लिखने की बात हुई तो ये जो ग्रीन जोन है इसको लिखने में हमने क्या क्या किया। ग्रीन जोन को लिखने में हमने पहले तो सेक्टर का एरिया निकाला, और जिसमें अल्फ़ा ये एंगल हमें दिया नहीं हुआ है, हमने एज्यूम किया, और हमने इस सेक्टर का एरिया निकाल के फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकाला। तो कहीं ना कहीं एक ओवरऑल जो एक अल्फ़ा के टर्म में जो ट्राइंगल का एरिया लिखना होता है उसका भी इस्तेमाल हुआ। तो एक अच्छा सवाल था कि आपको ज्योमेट्री के अपने बेसिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनको वो आपको ध्यान है कि नहीं, उनका इस्तेमाल आपने यहाँ पर सीखा। साथ में इस ग्रीन जोन को निकालने के लिए आपको थोड़े से टर्म्स भी लिखने पड़ गए जिनको आपने कैलकुलेट किया होगा, शायद वो आपको प्रॉब्लमेटिक लगे, बट ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि ग्रीन जोन निकलेगा कैसे, ये बहुत ज़रूरी था। मेंटली वो पिक्चर क्रिएट करना कि ये ग्रीन जोन कहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो ये जो थॉट प्रोसेस है, कैलकुलेशन तो एनीवे हो जाती है, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, कैलकुलेशन में अल्टीमेटली जो आपका थॉट प्रोसेस होता है उसी को तो हम मैथमेटिकल कन्वर्जन करते हैं, वो हो जाता है। पहला सवाल है कि ग्रीन जोन कैसे निकलेगा। जब वो चीज़ मुझे क्लियर है कि ग्रीन जोन ऐसे निकलेगा कि ये छोटा वाला राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, इसमें ये माइनस करेंगे, इसमें ये जोन माइनस करना है। अब ये जोन कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए सेक्टर निकालना पड़ेगा, सेक्टर में ट्राइंगल माइनस करेंगे तो निकलेगा, लेकिन ये एंगल पता नहीं है तो ये एंगल कैसे निकलेगा। इस तरह से जो ये प्रोसेस है ये बहुत ज़रूरी है, इसको आराम से समझिएगा। ये बहुत अच्छा सवाल था, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल में बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करा रहा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन में मज़ा आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।